जय हिंद। एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री में हमने IUPAC नामकरण ख़त्म कर लिया, दहन, ईंधन, ज्वाला इन सबको ख़त्म कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन यानी कार्बन और उसके यौगिक का अंतिम चैप्टर, अंतिम पॉइंट होगा साबुन। तो चलिए हम लोग समझते हैं साबुन। साबुन को समझने से पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए, ये श्रृंखला आपने देख लिया है। अगर ये है तो ये कैसी श्रृंखला है? ये लंबी श्रृंखला कहलाएगी। तो लंबी श्रृंखला वाले यानी ये श्रृंखला कहलाएगा क्या? लंबा। तो अगर कार्बन ज़्यादा है तो वही कहलाता है लंबा श्रृंखला। आप लोगों ने अगर शुरू से वीडियो देखा है तो आपको समझ में आएगा। चलिए तो साबुन के विषय में समझते हैं, यानी सोप यानी साबुन किसे कहते हैं, हम इसको देखते हैं। तो साबुन को लिखते हैं हम और समझते हैं साबुन, और इसे अंग्रेजी में कहते हैं सोप। तो साबुन क्या होता है? देखिए हम बोल रहे हैं लंबी श्रृंखला वाले। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। यानी लंबी श्रृंखला वाले, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण, सोडियम व पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं? लवण साबुन कहलाते हैं। साबुन कहलाते हैं। इसी को और हम लिख सकते हैं, दूसरा परिभाषा अगर आपको देना ही है तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन। या इसी परिभाषा को आप ये भी दे सकते हैं कि उच्च वसीय अम्लों वाले सोडियम और पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये भी परिभाषा दिया जाता है कहीं कहीं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। सोडियम व पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। साबुन कहलाते हैं। ये तो हो गया साबुन का परिभाषा। अब हम इसके विषय में और ढेर सारा चीज़ें समझ लेते हैं। देखिए दो प्रकार का साबुन बनता है। एक बनता है KOH से, और एक बनेगा NaOH से। जो NaOH वाला होगा ये माने किसके लिए? कपड़ा धोने के लिए, कठोर कपड़ा धोने के लिए। और जो KOH वाला होगा ये क्या? नहाने के लिए ना। अभी हम लोग नहाने वाले को हम क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं अपमार्जक। अभी समझेंगे। अगर साबुन का उदाहरण आपको लिखना हुआ तो साबुन का उदाहरण क्या है? 3 उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण इसके 3 हैं, तीनों हम यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ नीचे ही लिख लीजिए, सॉरी उदाहरण यहीं लिख लीजिए, थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लीजिए। उदाहरण 3 हो जाएगा साबुन का यहाँ। देखिए सबसे मेन यही देता है C17H35 COONA। ये इसे सोडियम एस्टीरेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सोडियम एस्टीरेट। ठीक से देख लीजिएगा हिंदी इसका। इसे C15H31 COONA, इसे सोडियम पामेट कहते हैं। सोडियम पामेट। और एक और होता है बच्चों, ये C17H33 और COONA, इसे सोडियम ओलिएट कहते हैं। ओलिएट। एक बार प्रश्न पूछा था ओलिएट, ध्यान से सुनिएगा। एक प्रश्न पूछा था पेपर में कि जो साबुन होता है इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है।
तो साबुन में जो क्रियात्मक समूह लगा होता है, इसमें क्रियात्मक समूह, तो क्रियात्मक समूह के रूप में होता है, कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? ट्राई एस्टर। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार पूछा है, ट्राई एस्टर। तो साबुन में क्रियात्मक समूह कौन होता है? ट्राई एस्टर। ये पहला पॉइंट। साबुन में बच्चों नमक मिलाया जाता है, नमक। साबुन में क्या मिलाया जाता है? नमक। नमक क्यों मिलाया जाता है? ये प्रश्न अगर आपसे पूछ ले तो साबुन को गलने के लिए, माने जैसे साबुन क्या हो? गले, गलने के लिए, गलाने के लिए, यानी साबुन नहीं गलेगा, गलाने के लिए। अगर देखते होंगे आप लोग, एक रिन साबुन करके आता है, अगर एक बार उसको यूज कर लीजिए, दोबारा उसको देखते हैं ना, यूज करने पे अगर हम यूज करते हैं तो खपड़ेला की तरह हो जाता है, यानी यूज करने में प्रॉब्लम होती है। तो वो ऐसा ना हो, इसलिए इसमें क्या मिलाया जाता है? नमक। एक अच्छे साबुन में एक गुण और होना चाहिए कि एक अच्छा साबुन जो हो उसमें नमी जो हो, ये नमी कितना % होना चाहिए? 10%। तीसरा, चौथा पॉइंट, एक साबुन में आप लोग देखते होंगे फेन यानी झाग जो उत्पन्न होता है, ये झाग क्यों उत्पन्न होता है? तो रेजिन नामक, रेजिन की वजह से उसमें क्या उत्पन्न होता है? झाग यानी फेन उत्पन्न होता है। तो क्या मिलाया जाता है? झाग यानी फेन लाने के लिए रेजिन मिलाया जाता है। दूसरा, इसी में ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। 5 नंबर, इसमें क्या मिलाया जाता है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्यों मिलाया जाता है? जिससे उसमें चिकनापन रहे, चिकना ना। और साबुन में आप लोग देखिए वसा लिखा है, उच्च वसी अम्लों के, उच्च वसी यानी वसा या तेल, वसा या तेल की वजह से, किसी में वसा या तेल ज़्यादा होता है तो आपको दिखता है, जैसे पियर्स साबुन देख लीजिए, उसमें ग्लिसरॉल की मात्रा ज़्यादा होती है, जिस वजह से इस पार से उस पार भी दिख जाता है, परावर्तन होता है। ठीक, परावर्तन की वजह से जो साबुन का बुलबुला होता है ये क्या करता है? चमकता है। ठीक, यही कारण है। और व्यतिकरण की वजह से ये दूर तक दिखता है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि परावर्तन और व्यतिकरण। तो आपको ये सब पता चल गया कि जो साबुन है लंबी श्रृंखला कहने का सेंस है ये इस तरीके से होगा, और यहाँ होगा Na+ आयन के रूप में। ठीक, अभी और भी हमको समझना है, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए तब। चलिए, अब हम लोगों ने साबुन के विषय में देख लिया, थोड़ा सा और बचा है, उसको भी देख लीजिए। देखिए, साबुन के विषय में एक चीज़ और बच गया कि NaOH जो है ये कठोर होता है, कठोर, इसलिए इसको हम किसके उपयोग करते हैं? यानी इसका उपयोग हम करते हैं कपड़ा धोने में। अगर हम इसको लिखना चाहते तो हम ये भी लिख सकते थे कि उच्च वसी अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? उच्च वसी अम्लों के सोडियम लवण कठोर होते हैं, जिस वजह से इसे कठोर साबुन तथा इसका उपयोग हम कपड़ा धोने में करते हैं। ये हो गया। दूसरी बात, के पोटेशियम ए, उच्च वसी अम्लों के पोटेशियम लवण मृदु होते हैं या कोमल होते हैं, मृदु होते हैं, इसलिए इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? नहाने में करते हैं, नहाने के रूप में। तीसरी बात, एक अच्छा साबुन जो है, अच्छा साबुन का गुण, एक अच्छे साबुन का गुण क्या क्या होना चाहिए? चलिए हम समझ लेते हैं। एक अच्छे साबुन का गुण होना चाहिए वो चिटकना नहीं चाहिए। दूसरा, इसमें चिकना या मुलायम होना चाहिए, मुलायम या कोमल होना चाहिए। तीसरा, ये जल्द से जल्द क्या उत्पन्न, जल्द ही फेन उत्पन्न करना चाहिए। ठीक, ये सब एक अच्छे साबुन के क्या हैं? गुण हैं। देखिए, ये तो हो गया आपको इतना साबुन के विषय में। अगला टॉपिक है अपमार्जक। तो अपमार्जक किसे कहते हैं ये भी हम यहीं समझ लेते हैं। अपमार्जक, हाँ, साबुन के एक गुण और है भैया कि जो साबुन होता है यह मृदु जल के साथ
मृदु जल के साथ झाग उत्पन्न करता है। मृदु जल के साथ झाग उत्पन्न करता है, झाग उत्पन्न करता है। अब मृदु जल किसे कहते हैं, ये बड़ी बात है, उत्पन्न करता है। तो मृदु जल किसे कहते हैं, मृदु जल हम उसे कहते हैं जो मीठा जल हो। यानी मृदु जल कहने का सेंस है क्या, मीठा जल, मीठा जल यानी जिस जल को हम पीते हैं। और इसके बाद ये किस जल के साथ, कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता। कठोर जल किसे कहते हैं, ये कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता, यानी कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता, झाग नहीं, तो झाग नहीं, तो यह कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता। मृदु जल के साथ झाग उत्पन्न करता है। कठोर जल किसे कहते हैं, खारे जल को हम कठोर जल कहते हैं। खारा जल क्या कहलाता है, खारा जल ही कहलाता है कठोर जल। तो आपको ये समझ में आ गया कि साबुन किसे कहते हैं, और साबुन NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के इसे कहते हैं कठोर। ये होता है कठोर जिस वजह से इसको कठोर साबुन या इसे कपड़ा धोने वाला साबुन कहते हैं। और आप लोग साबुन दो प्रकार का, नहाने वाला अलग है, कपड़ा धोने वाला अलग। कपड़ा धोने वाले का फार्मूला ये है और नहाने वाले का फार्मूला ये है। अच्छा साबुन जो है उसमें वह चिटकता नहीं है, यानी चिटकना नहीं चाहिए। दूसरा, ये मुलायम होना चाहिए, जल्द ही फेन उत्पन्न करना चाहिए। कठोर जल किसे कहते हैं, खारे जल को कठोर जल। और साबुन जो होता है यह खारे जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता, जबकि मृदु जल के साथ क्या उत्पन्न करता है, झाग। ये था साबुन के विषय में कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग देखते हैं अपमार्जक के विषय में। अब देखिए हम लोग समझते हैं अपमार्जक किसे कहते हैं। तो अपमार्जक किसे कहते हैं ये हम लिख रहे हैं। अपमार्जक, अपमार्जक जिसे आप लोग सोडा भी कहते हैं। अपमार्जक यानी डिटर्जेंट, डिटर्जेंट। अपमार्जक, देखिए अपमार्जक किसे कहते हैं, वही लंबी श्रृंखला वाले, लंबी श्रृंखला वाले, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सल्फोनेट, सल्फोनेट या अमोनियम, सल्फोनेट या अमोनियम लवण को, अमोनियम लवण को, लवण को क्या कहते हैं, लवण को अपमार्जक कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं। यानी लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनेट या अमोनियम लवण को अपमार्जक कहते हैं। सल्फोनेट या अमोनियम लवण को क्या कहते हैं, अपमार्जक। तो लंबी श्रृंखला वाले, लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनेट या अमोनियम लवण को अपमार्जक। केवल चेंज क्या हुआ है, यही सल्फोनेट और अमोनियम, बाकी सब कुछ वही है जो साबुन में आपने परिभाषा लिखा था। वहाँ सोडियम या पोटेशियम लवण को अपमार्जक साबुन कहते हैं, यहाँ सल्फोनेट या अमोनियम लवण को साबुन कहते हैं। या इसकी एक परिभाषा और भी है जो हमको अच्छा लगता है, इससे अच्छा जो हम परिभाषा बता रहे हैं वो है, वह रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, वह रासायनिक पदार्थ जो मृदु जल तथा कठोर जल दोनों के साथ समान रूप से झाग उत्पन्न करे, अपमार्जक कहलाता है। तो वह रासायनिक पदार्थ, वह रासायनिक पदार्थ, ये बढ़िया परिभाषा है। यह वह रासायनिक पदार्थ जो, वह रासायनिक पदार्थ जो मृदु जल, मृदु जल एवं कठोर जल, एवं कठोर जल, जल दोनों के साथ, दोनों के साथ, दोनों के साथ समान रूप से झाग उत्पन्न करे, समान रूप से झाग उत्पन्न करे, झाग उत्पन्न करे,
उत्पन्न करे अपमार्जक कहलाता है। अपमार्जक कहलाता है। अपमार्जक कहलाता है। ये वाला परिभाषा अच्छा है, इसको आप परिभाषा दे सकते हैं। तो वे रासायनिक पदार्थ जो मृदु जल एवं कठोर जल, मृदु जल का मतलब बच्चों बार बार हम कह रहे हैं मीठा जल, यानी जो हम लोग खाने पीने में जो हम लोग पीने में यूज करते हैं वो। कठोर जल का मतलब समुद्री जल, यानी जो खारा जल है उसे हम लोग क्या कहते हैं, खारा जल। ठीक, तो जो खारे जल और मीठे जल दोनों के साथ समान रूप से क्या उत्पन्न करे, झाग यानी फेन उत्पन्न करे, वही कहलाता है अपमार्जक। अब आपको समझ में आया होगा, ये ज़्यादा सटीक परिभाषा है। वह रासायनिक पदार्थ जो मृदु जल एवं कठोर जल दोनों के साथ समान रूप से झाग उत्पन्न करे क्या कहलाता है, अपमार्जक कहलाता है। अपमार्जक में देखिए एक दो चीज़ें और समझ लीजिए। जैसे हम लोग जो कपड़ा पहने हैं इसमें देखिए क्या करता है, इस तरीके से इसमें जब हम लोग घोलते हैं सोडे को तो फेन नुमा ऐसी संरचना बनाता है। यहाँ बीच में जो है इसे कहते हैं माइसेल, मिसेल या माइसेल, जो आपकी किताब में मिसेल ही दिया है तो मिसेल। ये मिसेल का काम क्या है, ये मिसेल इमल्सन करता है। इमल्सन करने का मतलब होता है, आप लोग पेंट वेंट देखिएगा तो उसमें इमल्सन लिखा है। इमल्सन मतलब पानी से थोड़ा गाढ़ा, तो यानी इमल्सन मतलब इमल्सन, अंग्रेजी में लिख दे रहे हैं इमल्सन, आप मिलाइएगा इमल्सन। इमल्सन का काम क्या है, ये गाढ़ा करके इसके केंद्र में घुस जाएगा और जहाँ मैल बैठी है उस मैल के साथ ये मिल जाएगा, यानी मैल को अपने साथ मिला लेगा, दोस्त बना लेगा। और जब इसका दोस्त बनेगा तो मिसेल उसको क्या कर लेगा, बाहर खींच के निकाल देगा। ये देखिए तरीका होता है, माने जब आप फेन को घोलेंगे तो मिसेल बन जाएगा। ये मिसेल का काम क्या है, गाढ़ा कर देना, इमल्सन बना देना। और ये इमल्सन जो है ये मैल के साथ, जो आपने कपड़ा पहना उसमें जो मैल है उस मैल के साथ ये इमल्सन मिल जाएगा और मिलने के बाद यह क्रिया करके कहाँ आ जाएगा, बाहर। यही कहलाता है इमल्सिफिकेशन या इमल्सीकरण। ठीक, ये मिसेल क्या है, ये जो बना है फेन नुमा संरचना वो मिसेल कहलाता है। तो ये है साबुन और ये अपमार्जक था। अपमार्जक के विषय में हमने आपको सब कुछ बता दिया जो संभव था। ठीक, अब आप साबुन और अपमार्जक के विषय में कंप्लीट जानकारी आपको हो गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता भी रहे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।